दोस्तों नमस्कार, घटनाचक में आपका स्वागत है। आज हम नीति आयोग की चर्चा करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो नीति आयोग के पहले आपको पता होगा एक ऐसी गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग का काम क्या होता था? जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वो योजनाएं किस तरह बनेगी, उसका लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाएगा, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है योजना आयोग के जरिए की जाती थी। लेकिन 2014 में जब एनडीए सरकार आती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये योजना आयोग को बदलकर इन्होंने नाम जो कर दिया वो है नीति आयोग। तो अगर इसकी स्थापना की बात करें हम, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का एस्टेब्लिशमेंट होता है, योजना आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को, इसको आप याद रखिएगा। और ये एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत स्वीकार की गई। जैसे योजना आयोग था उसी तरह से, मतलब यानी कोई विधेयक या संविधान संशोधन के जरिए इसको नहीं बनाया गया। संविधान संशोधन के जरिए इसको नहीं बनाया गया, कहने का मतलब है ये एक संविधानेतर संस्था है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो नीति आयोग इस तरह की संस्था है। मैंने बताया कि योजना आयोग के स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। योजना आयोग की अगर स्थापना की हम बात करें तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत की गई थी। और सेम इसी तरह नीति आयोग की भी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री जो होता था वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। इसी तरह से नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो भी प्रधानमंत्री ही है। लेकिन उपाध्यक्ष जो है वो ज्यादा, योजना आयोग उपाध्यक्ष जो है ज्यादा ये सक्रियता होती थी, ये समझ लीजिए कि एक तरह से यही इसका कार्यभार ज्यादा संभालते थे। उपाध्यक्ष के पद पर बहुत गौरवशाली लोगों ने भी पद धारण किया, जिसमें मनमोहन सिंह, मोन्टेक सिंह, अहलुवालिया जैसे लोग भी शामिल हैं। तो प्रथम अध्यक्ष अगर कहेंगे तो प्रधानमंत्री, जो कि पदेन अध्यक्ष होता है तो पीएम होगा, और पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे तो वो पहले अध्यक्ष होंगे। लेकिन ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा इसके पहले उपाध्यक्ष थे। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। अब प्रथम उपाध्यक्ष अगर हम बात करें तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष रहे वो अरविंद पनगड़िया थे, और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय विकास रणनीतियां तैयार करना है। यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर परामर्श देता है। एक्चुअली नीति आयोग की स्थापना करने का जो मेन उद्देश्य था शुरुआत में ये था कि ये संघात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? संघात्मक व्यवस्था जिसमें शक्तियों का बंटवारा राज्य और केंद्र में संविधान के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्फेसिस इस बात पे किया गया था कि नीति आयोग की स्थापना इसीलिए की जा रही है ताकि संघात्मक व्यवस्था को बल मिले, क्योंकि ये मानना था कि जो योजना आयोग था वो एक केंद्रीय संस्था थी और इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं था। तो नीति आयोग को उस तरह बनाने का प्रयास किया गया ताकि राज्यों को भी प्रतिनिधित्व इसमें मिल पाए, अच्छे से मिल पाए। तो ये भी एक मामला था। अब अगला टॉपिक है, हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी और सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा ही की गई थी, जैसे योजना आयोग था। राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या काम है? केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अब हम बात करेंगे वित्त आयोग की। वित्त आयोग की जब चर्चा हम करते हैं तो वित्त आयोग की स्थापना होती है संविधान के अनुच्छेद 280 के द्वारा। 280 के द्वारा राष्ट्रपति क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा, यानी जो टैक्स होता है, राजस्व को, जो राजस्व इकट्ठा होता है वो राज्यों को कितना मिलेगा और केंद्र को कितना मिलेगा, ये वित्त आयोग ही निर्धारित करता है, यही सिफारिश करता है। राष्ट्रपति द्वारा इसके एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि वित्त आयोग में कितने मेंबर होते हैं? तो 5 होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, 4 उसके सदस्य होते हैं। वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई रेड्डी थे। 16वें वित्त आयोग वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। ये जो है वर्ष और इसका अध्यक्ष दिया गया है, ये भी आप देख सकते हैं।
तो हमको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, पहला इम्पोर्टेंट है और 15वां इम्पोर्टेंट है, एन.के. सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। एन.के. सिंह जो है 17वें के अध्यक्ष हैं, ये समझ लीजिएगा। 15वें के, सॉरी। लोक सेवा आयोग की चर्चा करते हैं अब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण की शक्ति किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल होता है, अथवा 65 साल की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर आप 65 साल के हो जाओगे तब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, या फिर 6 साल आपका पूरा हो तब आपका कार्यकाल समाप्त होगा। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, कदाचार के आधार पर। अब राज्य लोक सेवा आयोग की अगर चर्चा करें तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो 6 वर्ष होता है, या 62 वर्ष की आयु तक पूरा हो जाए। यही अगर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते तो 65 साल की बात होती। अब इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है जिस पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, एक महत्वपूर्ण बात, राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे यूपीपीसीएस है, राज्य लोक सेवा आयोग जैसे मान लीजिए जो है, इसके सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राज्यपाल, लेकिन इसको हटा कौन सकता है? इसको हटा सकता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटा भी राष्ट्रपति सकता है, ये भी एक अंतर आप देखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 315(2) के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था भी की गई है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। अब भारत के संविधान के भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 324 से 329 तक किसके? निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में क्या क्या होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो वर्तमान में 3 होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं? 3 सदस्य। एक जो होता है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य प्लस 2 अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसमें एक कमेटी होती है। उस कमेटी में कौन कौन होता है? उस कमेटी में पीएम होते हैं, प्लस पीएम द्वारा नामित एक मंत्री, पीएम द्वारा नामित एक मंत्री। ये 2023-24 में ही जो है इसके संशोधन किया गया है, इसके पहले जो है ऐसी चीजें नहीं थी। प्लस लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो है इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ये कमेटी रिकमेंड करती है, जिसका नाम रिकमेंड कर देती है, फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट उसको जो है निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? जैसे उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यानी कदाचार या महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। यानी इनका पद बहुत क्या बोलते हैं, बहुत शक्तिशाली है। और शक्तिशाली होने का रीजन क्या है कि देखिए, निर्वाचन आयोग में चुनाव करवाना लोकतंत्र का सबसे बड़ा बेस होता है। अगर चुनाव पारदर्शी होंगे तभी लोकतंत्र की बुनियाद टिकी रहेगी। अगर चुनाव ही पारदर्शी नहीं होंगे तो लोकतंत्र ढह जाएगा, क्योंकि चुनाव न केवल एक प्रक्रिया है बल्कि जनता का एक भरोसा भी है। जनता का भरोसा ये है कि जनता ये इस बात पे यकीन करती है, इस बात पे वाजे होती है कि जनता क्या करती है। जनता को ये यकीन हो जाता है कि जनता अगर चाह ले, जनता अगर चाह ले तो जनता की इच्छा से सरकार चलती है। जनता की इच्छा से सरकार चलती है। इस चीज को समझिएगा आप, जनता की इच्छा से सरकार चलती है। ये बात बहुत सरल है सुनने में और बोलने में, लेकिन इसको आप गहराई से देखेंगे तो इसका विस्तार बहुत क्लिष्ट है और बहुत इसका विस्तार बहुत बड़ा भी है। जनता की इच्छा कहाँ से तय होती है? जनता की इच्छा तय होती है निर्वाचन से। निर्वाचन से, निर्वाचन कह लीजिए आप, चुनाव कह लीजिए, चुनाव कर लीजिए। अब अगर जनता ये चाहती है कि फला फला पार्टी की सरकार बने तो जनता उस पार्टी की सरकार को वोट देगी, और जनता नहीं चाहती तो जनता वोट नहीं देगी। लेकिन अगर इसमें निर्वाचन में ही चीटिंग होने लगे, इसमें अगर धोखाधड़ी होने लगे, धोखाधड़ी होने लगे या बेईमानी होने लगे तो जनता का क्या होगा? यानी जनता की इच्छा की जो भावना होगी
वो क्या होगी, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और अगर जनता की इच्छा की भावना पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, ये सवाल हो जाएगा कि जनता की जो भावना है उसके हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, यानी सरकार पर जनता का जो नियंत्रण होता है, जनता का नियंत्रण जो होता है सरकार पर, ये इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा। जनता का जो नियंत्रण होता है वो कैसे होता है, जनता का नियंत्रण होता ही चुनाव के जरिए, चुनाव के जरिए। और चुनाव के जरिए अगर होता है तो चुनाव क्या होने चाहिए, चुनाव पारदर्शी होने चाहिए। अगर चुनाव पारदर्शी नहीं होंगे तो जनता की इच्छा क्या होगी, ये हैम्पर कर जाएगी, यानी जनता को इस बात पे भरोसा नहीं रहेगा कि वो सरकार को गिरा सकती है, सरकार को बैठा सकती है, किसी पार्टी की सरकार बना सकती है, किसी पार्टी की सरकार को हटा सकती है। इससे जो बहुत बड़ा और गलत मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि जनता को डेमोक्रेटिक जो मूल्य हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इसको ऐसे समझिए कि जनता को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं होगा। और जब जनता के मन में ये बात आ जाएगी कि उसके बस में ही नहीं है कि वो सरकार बना सके, बिगाड़ सके, किसको सत्ता पे बिठा सके, तब लोकतंत्र से भरोसा डिग जाएगा और लोकतांत्रिक जो पूरी व्यवस्था होगी वो कोलैप्स करने के खतरे बढ़ जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था कोलैप्स करने के खतरे बढ़ जाएंगे। इसीलिए चुनाव पारदर्शी होने बहुत जरूरी है। मैं इस बात को ये कहने की मैं कोशिश कर रहा था। तो ये चीज मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था, जिससे मुझे लगता है आप इसको अब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मैंने बताया किस कमेटी के द्वारा किया जाता है। इसकी नियुक्ति एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करता है, और ये जब चुन लिया जाता है तो इसके रिकमेंडेशन पर अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर पालिकाओं चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयुक्त की होती है। ध्यान रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की होती है। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, तो भारत की संचित निधि से वेतन दिए जाते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 साल या 65 साल, जो भी पूरा हो जाए उतना ही होता है। ये एक संवैधानिक संस्था है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल संविधान में जो कि उल्लिखित है, संविधान में उसकी बातें की गई, तो संवैधानिक संस्था है। इसका काम क्या होता है, मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव करवाना आदि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं। इसकी स्थापना की गई थी, अगर कब की गई थी, अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। वयस्क मताधिकार का मतलब कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहले भारत में ये आयु 21 साल थी, लेकिन एक अमेंडमेंट आया, एक संविधान संशोधन आया, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयु को घटाकर 18 साल कर दिया गया। और तब जो है राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तब कौन प्रधानमंत्री थे, तो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही ये संशोधन लाया गया था। अब अगर हम ये बात करें कि भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो इस समय 6 दल हैं, पहले 8 थे, अब निर्वाचन आयोग ने उसको घटाकर 6 कर दिया है। कौन कौन से हैं, तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है INC, भारतीय जनता पार्टी है BJP, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, हाथ का पंजा कांग्रेस का है, पहले 2 बैलों की जोड़ी थी, कमल का फूल भाजपा का है, हाथी, असम को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी, असम में कुछ उसका और सिंबल है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया, हथौड़ा और तारा है, नेशनल पीपल्स पार्टी का पुस्तक है, और आम आदमी पार्टी का झाड़ू है। तो ये इतने राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन हैं, जबकि वर्तमान में जो आयुक्त हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। भारत की एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त कौन रही हैं, VS रमा देवी थी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर 1990 के बीच था। अब अस्थायी विशेष उपबंध तक आते हैं हम। संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ये आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया है। यानी आर्टिकल 370 में जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, इसको एक तरह से इसके प्रभाव को खत्म कर दिया गया है। ये चीज़ इसमें दिखाई गई है। अब 370 के तहत मूलतः जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध थे। अगर अनुच्छेद 371 की हम बात करें, ऐसा नहीं है कि केवल जम्मू कश्मीर को ही विशेष राज्य के संदर्भ में उपबंध दिए गए हैं। अन्य कई राज्य हैं जिनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, विशेष प्रकार के फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और विशेष प्रकार के सिंबल वगैरह दिए जाते हैं ताकि उनकी ऑटोनॉमी यानी उनकी स्वायत्तता बरकरार रहे। इसके पीछे मान्यता क्या होती है, इस मान्यता को थोड़ा समझेंगे हम। जब किसी राज्य को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं तो उन सुविधाओं के पीछे का जो मकसद होता है, जैसे आर्टिकल 371 के तहत कई राज्यों को जो विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं, तो ये माना जाता है कि उन राज्यों की कुछ विशेष संस्कृति है, विशेष स्थिति है, कुछ विशेष स्थिति है, इसका संरक्षण भी जरूरी है और इसके संरक्षण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं और ये विशेष प्रावधान उस राष्ट्र की इस विशेषता को बचाए रखने में योगदान देते हैं। इसलिए आर्टिकल 371 जैसी चीज़ों को किया गया। आर्टिकल 370 को करने के पीछे का जो मकसद था वो जम्मू कश्मीर का आपातकालीन स्थिति में विलय था और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुए, मतलब जम्मू कश्मीर जब विलय हुआ भारत में, तो ऐसी आपातकालीन परिस्थिति थी, इसलिए इसको आर्टिकल 370 दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अपनी विशेष संस्कृति की वजह से इसको दिया गया था। बाद में भारत सरकार को लगा कि उसको हटा देना चाहिए, तो भारत सरकार ने आर्टिकल 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया। अब अगर आर्टिकल 371 के तहत कुछ विशेष राज्यों को जो दर्जा मिला है या उनको विशेष सुविधाएं मिली हैं, उन राज्यों में कौन कौन है? अगर 371 की बात करें हम, तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि इतने राज्य ऐसे हैं जिनके संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब इन चीज़ों को और गहराई से देख लेंगे, विवरण देख लीजिए। जैसे आर्टिकल 370 है और जम्मू कश्मीर के बारे में था, उसका प्रभाव समाप्त हो गया है, इसलिए इसको स्टार में लिखा गया है। अगर 371 की हम बात करें तो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में बात की गई है। 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 खा में असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 गा में मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 घा में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय 371 चा में क्या है? सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 चा में सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। 371 छा में क्या है? मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। 371 जा में क्या है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 झा में क्या है? गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 ज्ञा में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। ये स्टार लगा है, इसको बता दिया है कि प्रवर्तन में नहीं। अब प्रमुख संविधान संशोधन को हम देखेंगे। देखिए, संविधान संशोधन इसलिए होते हैं, आपको पता है कि समाज की गति लगातार आगे बढ़ती है, हम लगातार डेवलप हो रहे हैं। आप 1950 के भारत को अगर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 2025 का भारत एकदम अलग है। न केवल हम तकनीकी के दृष्टिकोण से आगे निकल चुके हैं, बल्कि अपनी सोच विचार के दृष्टिकोण से, अपनी भाषा के दृष्टिकोण से, अपने कपड़े के दृष्टिकोण से, अपने सोचने समझने के दृष्टिकोण से, अपने कानून और अपने जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं के तहत हमारा समाज, हमारा देश आगे बढ़ता है, उसके दृष्टिकोण से हमारे अंदर काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो जब हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं तो निश्चित तौर पर उन परिवर्तनों को आत्मसात करने के लिए हमारे कानूनों में भी परिवर्तन आना चाहिए, संविधान में भी परिवर्तन आना चाहिए। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ था तब की भारत की परिस्थिति अलग थी, आज भारत की परिस्थिति अलग है। भारत आज़ाद हुआ था तो 565 से ज़्यादा देशी रियासतों की चुनौती थी, भारत सरकार के समक्ष ये चुनौती थी कि कैसे उनका विलय किया जाए, उनको कैसे आप मिलाया जाए। भुखमरी की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी भारत की, उसको टैकल करना था। लेकिन आज स्थिति बदली है और चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। 1990 के बाद जैसे आप देख लीजिए कि 1990 के बाद भारत ने एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया। एलपीजी मॉडल का मतलब उदारीकरण और वैश्वीकरण को जब स्वीकार किया, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदल रही हैं वैसे वैसे संविधान में चीज़ें बदलनी पड़ती हैं और ये सही भी है, बदलाव तो प्रकृति का नियम ही है। तो इस बदलाव को आत्मसात करने के लिए भारत के संविधान में भी समय समय पर संशोधन किए गए।
अगर भारत के संविधान में संशोधन नहीं किए जाते, एक प्रश्न कई बार लोगों के जहन में आता है कि क्यों आखिर संविधान में संशोधन किया जाए, तो उसका उत्तर ये है कि हम ये मानते हैं कि मानवता की गति हमेशा आगे बढ़ने की ओर होती है। हम लगातार बदलते हैं, हमारी चेतना बदलती है, हमारी सोचने समझने का ढंग बदलता है, हमारे जीवन के प्रति हमारा उद्देश्य बदलता है, हमारे पर्सपेक्टिव बदलते हैं, दृष्टिकोण बदलते हैं। और जब हम बदलते हैं तो उन बदलावों को आत्मसात करने के लिए हमको संविधान में भी बदलाव करना चाहिए, और किया भी जाता है। तो ये चीज़ जो है लिखी भी है कि कोई भी संविधान कितना भी सोच समझ कर क्यों ना बनाया जाए, उसमें समय काल परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने ही पड़ते हैं। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लीजिए। देखिए, नम्यता और अनम्यता का मिश्रण क्या है कि भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन कई बार बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ संविधान संशोधन ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से होते हैं, खासकर वो संविधान संशोधन जो उस देश की संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संघात्मक व्यवस्था का मतलब जिसमें राज्यों की शक्ति पर प्रभाव की बात की जाती है। ऐसी किसी व्यवस्था में राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। इसलिए भारत का संविधान संशोधन करना आसान भी है और कई बार बहुत कठिन भी हो जाता है। तो इस बात पे भी आप जो है एम्फेसिस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की हम बात करें तो भारतीय संविधान का भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। अब अनुच्छेद 368 के ही तहत दो प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। दो प्रक्रियाओं के तहत संविधान में संशोधन हो सकते हैं। पहली प्रक्रिया विशेष बहुमत द्वारा। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों की बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत, यानी अगर मान लीजिए कि 550 मेंबर है, मान लीजिए 500 मेंबर है उदाहरण के लिए, तो 250 तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज़्यादा। और मान लीजिए कि 350 उपस्थित हैं, तो इसके 2/3 बहुमत से थोड़ा सा ज़्यादा होना ही चाहिए। संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से ये संशोधन विशेष बहुमत और कम से कम आधे से अधिक राज्यों की सहमति उसमें होनी चाहिए। जब भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित हो, जैसे मैंने आपको बताया था। और या फिर क्या कहते हैं, भारत की जो बुनियादी संरचना है, संविधान की जो बुनियादी संरचना है, वो अगर प्रभावित होती है तब जो है राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन आएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसलिए आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का भी रोल होता है। अब विधानसभा का जब रोल होगा तो राज्यों का रोल होगा, और इसको अगर परिवर्तित किया जाएगा तो राज्यों की भूमिका को स्वीकार करना ही पड़ेगा, यानी ये मानना पड़ेगा कि राज्यों की सहभागिता होनी चाहिए इसमें। और जब अगर राज्यों की सहभागिता होगी तो वही विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा संघीय न्यायपालिका की बात की जाएगी और उच्च न्यायालय आदि से संबंधित विषयों के तहत इसके तहत संशोधन किया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त संसद संविधान के कुछ उपबंधों को विधान बनाने की सामान्य प्रक्रिया के तहत भी बदल सकती है, परंतु इसे संविधान संशोधन का भाग नहीं माना जाएगा। जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, ये साधारण तरीके से इसको किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, जो संयुक्त बैठक होती है, कई बार संयुक्त बैठक की बात की जाती है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके ही किसी विधेयक को पारित कर दिया जाए, तो संयुक्त बैठक के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। अलग अलग सदनों द्वारा विशेष तरह से अमेंडमेंट करके ही इसमें किया जा सकता है। अब कुछ जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है उनको देखेंगे। जैसे सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन 1951। संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके तहत किसको जोड़ा गया, इसको याद रखिएगा। इसके तहत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने इस अमेंडमेंट के द्वारा कुछ चीजों को सुरक्षित कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय इसको रिव्यू न कर पाए। आगे बढ़ते हैं। 7वां संविधान संशोधन देखते हैं, इंपॉर्टेंट, 1956। इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 4 श्रेणियों का खा गा घा को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। 10वां देखेंगे 1961, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। 11वां देखेंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए। 13वां क्या है, 13वां है इसके तहत नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए। 14वां क्या है 1962, पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ।
संविधान में अनुच्छेद 239 का को जोड़कर गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करने की शक्ति संसद को दी गई। 21वां क्या है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 24वां क्या है, 1971 संसद संविधान के किसी भाग में मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। 31वां 1973 लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 है, भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां है, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ही क्या किया गया, भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया इसी के द्वारा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द लिखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त करके इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये अमेंडमेंट किए गए। अब 52वां देखेंगे 1985, इसके तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित किया जा सकता है, इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 58वां देखेंगे 1987, संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। 61वां 1988, इसमें नागरिकों की मतदान करने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42वां 61वां ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 69वां क्या है, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 70वां क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। 71वां क्या है, 92 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां 1992 है, 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, पंचायती राज की बात की गई। 74वां 9 का जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसके तहत स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 84वां देखेंगे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001, इसमें क्या है, लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक रोक कर दी गई। 86वां क्या है, शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अनुच्छेद 21 का के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 का के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष 2009 में भारत के संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्य मंत्रिपरिषद भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख लीजिए। 51वां 92nd क्या है, 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची के बीच जोड़ा गया और 22 भाषाएं हो गई। 97वां क्या है, 2011 सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 जोड़ा गया। 100वां क्या है, यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन 2016, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जीएसटी से संबंधित है, जीएसटी से। 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की। 102वां क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप लीजिएगा, संवैधानिक दर्जा मिला है। 103वां 10% आरक्षण की बात करता है। 104 जिसमें एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया। 105वां क्या है, यह अधिनियम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान कर निर्दिष्ट करने हेतु राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। तो ये जो है 105वां है, 105वां है। इसी तरह से अब इस तरह से आपकी पॉलिटी जो है समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिटी के वीडियोज अच्छे लगे होंगे। तो होम गार्ड के लिए मुझे लगता है इतना तैयारी आपकी पॉलिटी के लिए पर्याप्त है। अन्य कुछ और वीडियोज पे हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।